पूरी श्यामनगर कॉलोनी में बरसों से दवे परिवार की गुमशुदगी का रहस्य अनसुलझा पड़ा था और लोग उस खंडहर बन चुके घर को देखकर आज भी सड़क पार कर लेते थे। लेकिन 18 साल का आर्यन मल्होत्रा इन बातों में नहीं मानता था। वो कॉलोनी का सबसे तेज दिमाग वाला लड़का था। छोटे छोटे घरेलू झगड़े हों, गायब हुई चीजें हों या किसी का चोरी हुआ मोबाइल, आर्यन बिना पुलिस के सब ढूंढ निकालता था। इसी कारण लोग उसे छोटा डिटेक्टिव कहते थे। पर उस रात उसने सोचा भी नहीं था कि जो केस वो छेड़ने जा रहा है वो उसके पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख देगा। वो रात किसी और रात से अलग थी। अजीब सन्नाटा था। कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे, जैसे पूरी गली किसी अनदेखे डर में दबी हुई हो। अचानक कॉलोनी की बिजली कई बार झटके मारने लगी और तेज चमक में आर्यन ने पहली बार उस बंद मकान की खिड़की में एक परछाई देखी। सीधी खड़ी, लेकिन इंसान जैसी नहीं, जैसे किसी की गर्दन थोड़ी टेढ़ी हो और वो खिड़की के शीशे से बाहर झांक रहा हो। आर्यन थोड़ा डर जरूर गया, लेकिन उसके दिमाग का डिटेक्टिव हिस्सा और तेज हुआ। इतने सालों से बंद घर में रोशनी कहां से आ सकती है? अगले ही पल उसे वो आवाज सुनाई दी जो पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट थी। धीमी, टूटी हुई, लेकिन बिल्कुल साफ। किसी को मदद चाहिए। आर्यन समझ गया यह मामला साधारण नहीं है, लेकिन पीछे हटना उसके स्वभाव में नहीं था। उसने घर के बाहर पड़ी टूटी जाली हटाई और अंदर गया। घर में घुसते ही उसे एक अजीब ठंडी हवा ने घेर लिया। ऐसी ठंड जैसी गर्मियों में कभी महसूस नहीं होती। दीवारों पर पुराने कैलेंडर टंगे थे। तारीखें 10 साल पुरानी थी और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। पर उस धूल में कुछ ताजे निशान बने थे, लेकिन वे पैरों के नहीं थे। ऐसे थे जैसे कोई अपने हाथों के बल चल रहा हो। एक डिटेक्टिव की तरह आर्यन उन निशानों का पैटर्न पढ़ने लगा। वे सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। उसे लगा शायद कोई अंदर छिपा है, शायद कोई बंधक है, शायद ये कोई क्राइम है। दवे परिवार की गुमशुदगी अचानक उसके दिमाग में घूमने लगी। क्या कोई एकमात्र गवाह अभी भी जिंदा था? सीढ़ियां चढ़ते समय हर स्टेप पर उसे लगा जैसे कोई ऊपर उसके कदमों के साथ साथ एक और कदम रख रहा हो, उसी रफ्तार में, बस 1 सेकंड देर से। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि गलियारे के आखिरी कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था और भीतर से टिमटिमाती रोशनी आ रही थी, जैसे कोई बल्ब अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। आर्यन ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। कमरे का नजारा अजीब था। बीच में एक पुराना टेप रिकॉर्डर, उसके बगल में एक टूटा हुआ चश्मा और फर्श पर रखी एक डायरी, जिसके पन्ने हवा न होने के बावजूद खुद ब खुद हिल रहे थे। आर्यन ने डायरी उठाई। उस पर लिखा था, जर्नल ऑफ निखिल दवे, सीनियर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर। उसे यकीन नहीं हुआ। दवे परिवार सिर्फ आम लोग नहीं थे। पिता क्राइम डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेटर थे और शायद इसी वजह से पूरी फैमिली गायब हुई थी। डायरी का पहला पन्ना पढ़ते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना, हमने इस घर में कुछ ऐसा देखा है जिसे इंसान देख ही नहीं सकता। अगले पन्नों में लिखा था कि दवे साहब एक सीरियल केस की जांच कर रहे थे। एक ऐसा केस जिसमें अलग अलग राज्यों में लोग अचानक गायब हो रहे थे, बिना किसी सबूत के, बिना किसी संघर्ष के निशान के, बस हवा में घुल जाते थे। निखिल दवे लिखते हैं कि केस उन्हें इस कॉलोनी तक लाया और यही उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई इंसानी अपराध नहीं है। कुछ ऐसा है जो सिर्फ रात में सक्रिय होता है और लोगों को अपनी आवाज से खींचता है। डायरी यही अचानक बंद हो जाती है, जैसे आगे लिखने का समय ही ना मिला हो। तभी टेप रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। रिकॉर्डर से दवे साहब की ही आवाज आई, जो आवाज तुम सुन रहे हो वो इंसान नहीं है, उससे बातचीत मत करना, वो तुम्हें वही ले जाएगी जहां से कोई लौटता नहीं। कमरे में अचानक परछाई घूमती हुई दिखाई दी, बहुत तेज, इतनी कि आर्यन समझ नहीं पाया कि वो दीवार पर है या हवा में तैर रही है। उसकी टॉर्च बंद हो गई, मोबाइल सिग्नल गायब हो गया और कमरा जैसे भारी हो गया, जैसे किसी ने ऊपर से कोई पत्थर आर्यन के सीने पर रख दिया हो। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बिल्कुल पीछे कोई खड़ा है। उसने हिम्मत करके पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक गीला निशान बन रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां खड़ी हो। तभी कमरे की खिड़की एक झटके से खुली और बाहर से ऐसा लगा जैसे कोई आवाज आई, आर्यन जल्दी बाहर निकलो। यह आवाज इंसानी नहीं थी, पर उसमें घबराहट थी, चेतावनी थी।
आर्यन भागा और सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, पर सीढ़ियों का रास्ता अचानक धुंध से भर गया। धुंध में उसे दवे परिवार की परछाइयां दिखी। 3 लोग खड़े हुए, जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों। पर वो डरे हुए नहीं थे। उनके चेहरे मदद मांगते लग रहे थे, जैसे कह रहे हो, रुको, सच अभी बाकी है। तभी उसे एहसास हुआ कि ये परछाइयां कोई भूत नहीं, रिकॉर्डेड इंप्रेशन है, जैसे किसी भयानक घटना का पल हवा में कैद हो गया हो। दवे परिवार ने शायद उसी चीज को घर में फंसाया था, और वो चीज अब निकलने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने दौड़ लगाई और बाहर की ओर भागा। घर के बाहर पहुंचकर उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। ऊपर की खिड़की में वही टेढ़ी गर्दन वाली परछाई खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बस उसे देखती हुई। अगले दिन आर्यन ने डायरी और रिकॉर्डर दोनों पुलिस को सौंप दिए। पूरे कॉलोनी में केस की तहकीकात शुरू हुई और पता चला कि दवे साहब उसी चीज को पकड़ने की कोशिश में गायब हुए थे। घर को सील कर दिया गया और वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट दी कि अंदर मौजूद तापमान, आवाजें और ऊर्जा पूरी तरह असामान्य थी। कुछ ने इसे पैरानॉर्मल कहा, कुछ ने अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना। लेकिन आर्यन के लिए वो डरे हुए नहीं थे। उनके चेहरे मदद मांगते लग रहे थे, जैसे कह रहे हो, रुको, सच अभी बाकी है। तभी उसे एहसास हुआ कि यह परछाया कोई भूत नहीं, रिकॉर्डेड इंप्रेशन है, जैसे किसी भयानक घटना का पल हवा में कैद हो गया हो। दवे परिवार ने शायद उसी चीज को घर में फंसाया था, और वो चीज अब निकलने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने दौड़ लगाई और बाहर की ओर भागा। घर के बाहर पहुंचकर उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। ऊपर की खिड़की में वही टेढ़ी गर्दन वाली परछाई खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बस उसे देखती हुई। अगले दिन आर्यन ने डायरी और रिकॉर्डर दोनों पुलिस को सौंप दिए। पूरे कॉलोनी में केस की तहकीकात शुरू हुई और पता चला कि दवे साहब उसी चीज को पकड़ने की कोशिश में गायब हुए थे। घर को सील कर दिया गया और वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट दी कि अंदर मौजूद तापमान, आवाजें और ऊर्जा पूरी तरह असामान्य थी। कुछ ने इसे पैरानॉर्मल कहा, कुछ ने अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना। लेकिन आर्यन के लिए कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आखिरी रात जब वो अपनी खिड़की बंद कर रहा था, उसे लगा कि नीचे सड़क पर कोई उसे देख रहा है। उसने टॉर्च नीचे डाली, वहां कोई नहीं था, पर धूल पर उस चीज के वही अजीब हाथों जैसे चलने वाले निशान दिखाई दिए, जैसे कोई उसके घर तक आया हो, बस ये देखने की नया डिटेक्टिव अब क्या करेगा। आर्यन बस इतना समझ गया कि कुछ केस बंद नहीं होते, कुछ रहस्य सिर्फ अगली रात का इंतजार करते हैं, और शायद अगला बुलावा उसी को मिलने वाला है।